राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लास, ठीक है, या शेड्यूल कास्ट। देखो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं फिर से बता देता हूं आपको, किसी भी आयोग का एक तो गठन आपको पता होना चाहिए, या उससे संबंधित कोई आर्टिकल है, आपका एस्टेब्लिशमेंट पता होना चाहिए, आर्टिकल पता होना चाहिए, और उसमें जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 फैक्ट से, ये हमेशा हमको पता होने चाहिए। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिनका जिक्र संविधान में हो उनको क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे, यानी कि संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। तो संवैधानिक संस्थाएं कौन सी जिनके संविधान में वर्णन है, ठीक है। बाकी ये कैटेगरी मैंने आपको बताई थी सभी संस्थाओं के बारे में, शुरुआती क्लास में, शायद दूसरी या तीसरी क्लास थी, मैंने कहा था आप देख के आना, तो एक बार थम्स अप करें कि हाँ आप जानते हैं इस बात को, आपने बहुत ध्यान से पढ़ा था। ओके, तो संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? इस आयोग का गठन 89वें संविधान संशोधन से 2003 के द्वारा 19 फरवरी 2004 को, यानी कि जो संविधान संशोधन हुआ वो 2003 का, लेकिन कब किया गया है? 2004 को किया गया। सबसे पहले इसकी स्थापना 1978 में। देखो, जब 1978 था तो अलग अलग आयोग नहीं थे, यानी कि एससी और एसटी के लिए एक ही आयोग हुआ करता था, ठीक है। क्या था? 1978 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के रूप में हुई, यानी कि इकट्ठा नाम आपको दिख रहा होगा, एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लास एंड शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, एक इकट्ठा कमीशन था पहले, लेकिन 2004 में इसको अलग अलग कर दिया गया, और अलग अलग करके क्या बोल दिया गया? एक तो कमीशन होगा किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, और एक कमीशन होगा शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए। कोई दिक्कत इस बात में? क्या बात समझे? 1978 में दोनों इकट्ठे बनाए गए थे, लेकिन 89वां संविधान संशोधन जो है आपका 2003 के द्वारा, इसको 2004 में अलग अलग कर दिया गया। ओके, अब बात आती है नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, जो एनसीएससी या अनुसूचित जाति आयोग किस आर्टिकल में है? बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी, इनके आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं। आर्टिकल 338। एसटी के लिए कहां पर है? आर्टिकल 338 ए। यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ओबीसी कमीशन, जो ओबीसी के लिए आयोग है साथी, वह किस आर्टिकल में है? कितने साथी जानते हैं? तो आप कहोगे 338 है, तो 338 यानी कि उसका तो व्याख्या मिल गई, 338 ए बाद में जोड़ा गया, 338 बी वो साथी आपका ओबीसी आयोग के लिए है। वेरी गुड। देखो 338 लिख रहे हैं आप, 338 लिखने से बात नहीं बनेगी ना, सिर्फ बी भी उसके साथ में प्रयोग करिए, बी का प्रयोग भी उसके साथ में करिए। अधिकार क्षेत्र सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, यानी कि जो एससी कमीशन है वो किसके अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अब देखो संरचना को ध्यान से देखना, कुल कितने लोग हैं फटाफट से काउंट करके आंसर करिए। एक तो चेयरमैन होंगे हमेशा, एक वाइस चेयरमैन होंगे, और 3 मेंबर अलग से होंगे। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछ लूं एग्जाम में कि अनुसूचित जाति आयोग यानी कि जो हमारा एससी कमीशन है उसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, तो आप सबका आंसर आना चाहिए कुल सदस्य जो होंगे भैया वो 5 होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे, और लगभग समान सदस्य संख्या सबकी रहेगी, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, भी देखेंगे आप। नियुक्ति किसके द्वारा होगी? नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी सदस्यों की। कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का होगा। और आप देखोगे जनरली इन सभी का कार्यकाल किसी किसी का अलग है, वो पूछ भी लिया जाता है, जनरली 3 साल, ठीक है। अन्य आयोगों की बात कर रहा हूं कि ज्यादातर 3 साल के कार्यकाल के होंगे। प्रथम अध्यक्ष सूरजभान, प्रथम अध्यक्ष कब की बात कर रहे हैं हम? 2004 की बात कर रहे हैं, और ये अभी हम पढ़ रहे हैं एससी के लिए, ठीक है, अलग अलग हो चुके थे ना दोनों। और वर्तमान में कौन है? किशोर मकवाना है। जब पहली बार 1978 में गठन हुआ था, तो एक बार बताना, 1978 में दोनों कमीशन एक हुआ करते थे या नहीं? इकट्ठा हुआ करते थे। तो उस समय पे जो अध्यक्ष थे वो भोला पासवान थे, ठीक है, भोला पासवान शास्त्री उनका नाम था 1978 में। तो अभी रिसेंट के लिए हमको ये पता होना चाहिए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, इनके तो पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर हैं। ओके, अब चूंकि ये साथी कमीशन बनाया ही गया एससी के लिए है, तो सीधी सी आपको देखो, जब भी कोई कमीशन बनाया जाएगा, जैसे मान के चलो महिला आयोग बनाया जाएगा, तो महिला आयोग किन के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया जाएगा? लिखें फटाफट से।
तो आप कहेंगे महिला के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। जैसे मानव अधिकार है, तो किसके अधिकारों की रक्षा करेगा? सभी मानवों के अधिकारों की रक्षा के लिए बात करेगा। या मान के चलो आपका बच्चों के अधिकारों के लिए हो जाए, ठीक है, तो बच्चों के अधिकारों के लिए बात करेगा। एससी का तो एससी की, एसटी का तो एसटी का, ओबीसी का तो ओबीसी का, ठीक है। सतर्कता के लिए बनाया गया है कोई, या सूचना के लिए बनाया गया है, तो मुद्दा वही रहेगा उसका मुख्य। ओके, तो इसका कार्य क्या हो गया, क्या फंक्शन है? अनुसूचित जातियों का संरक्षण करता है, उनका कल्याण मतलब उनका विकास कैसे होगा, उनका वेलफेयर कैसे होगा, ठीक है, वो कैसे साथ ही आपका डेवलप कर पाएंगे खुद को, उनकी उन्नति के लिए ये काम करता है। अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, अब देखो सामाजिक आर्थिक विकास यानी कि आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस बात को समझिए। आप जानते हैं कि जो एससी समाज है या जो शेड्यूल कास्ट है, उनकी समाज में क्या स्थिति है, आप इस बात से परिचित होंगे। अभी तो समाज धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेसिव हो रहा है, ठीक है, यानी कि हम प्रगतिशील होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी किसको कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स, यानी कि जो पुरानी परंपराओं को, किसी एक बात को जो उसको सिखाई गई उसी को लेकर के बैठा हुआ है, वो खुद की सोच को बदलने को तैयार नहीं है। तो क्या बोला गया कि भाई जो आपका इन जातियों का अभी भी बहुत जगह, ऐसा आप बोलोगे कि नहीं भैया अब तो नहीं होता, लेकिन आज भी आप गाँव में जाओगे तो आपको देखेगा कि जाति व्यवस्था जो है अभी भी बहुत जगह बहुत चरम पर है, ठीक है, बहुत जगह बहुत गाँवों में। लेकिन दरअसल में आपको इसके पीछे एक चीज और देखनी होगी, किसी का भी जो जन्म होता है वो साथी अकस्मात ही तो होता है किसी धर्म में, आप शायद किसी और धर्म में पैदा हो गए होते, या आपका जन्म शायद किसी और जाति में हो गया हो। तो मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था साधारण सा, कि आप हमेशा खुद को पुट करके देखो कि अगर आप उस स्थिति में होते तो क्या एक्ट होना चाहिए, तब आप एक मानव बन पाते हैं। और जब तक आप सामने वाले की स्थिति में खुद को पुट नहीं करेंगे तब तक आप पूर्ण मानव नहीं हैं। और आप मतलब एक पाक्षिक व्यक्ति हैं और किसी एक पक्ष विशेष में जबरन सोचते हैं, और आप फिर ऑर्थोडॉक्स एक थॉट प्रोसेस के शिकार हैं, ठीक है, फिर आप रूढ़िवादिता के शिकार हैं। तो सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना। अनुसूचित जातियों के अधिकारों की, कॉमन सी बात है, जस्ट पढ़ना। अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों को वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, कि भाई कोई शिकायत आई है, तो शिकायत तो लिखा हुआ है, दरअसल में शिकायत तो होगा। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। देखो, अब ये जो आपका हम बोलते क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो क्वासी जुडिशियल बॉडी होने का क्या मतलब होता है? तो क्वासी जुडिशियल बॉडी होने का मतलब होता है साथी कि आपका मतलब कि ये जो कमीशन है, इनको शक्तियां तो प्राप्त हैं, लेकिन ये न्यायालय नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे मामलों का निपटारा ये करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं कि व्यक्ति इनके द्वारा किए गए न्याय से संतुष्ट नहीं है, तो वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये न्यायालय नहीं है। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको ये आयोग हल भी नहीं कर पाता, तो वो कोर्ट में ही जाते हैं, तो इसीलिए को बोलते हैं अर्ध न्यायिक, आधा न्याय, ठीक है, क्वासी जुडिशियल। अब जो भी एनसीएससी यानी कि जो आपका एससी कमीशन है, वो एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा ना कि भाई यहाँ पर ये शोषण हो रहा है, यहाँ ये इस तरह से विकास होना चाहिए, या यहाँ पर सामाजिक आर्थिक विकास इस तरह से होगा। तो रिपोर्ट जो केंद्र में जाती है तो वो संसद के पास जाएगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसको या तो स्वीकृत कर लिया जाएगा, और अगर इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है, रीजन्स फॉर रिजेक्शंस ये बताने होंगे। राज्य में रिपोर्ट राज्यपाल के पास जाएगी, और वो राज्यपाल कहाँ भेज देंगे उसको? लेजिस्लेचर को भेज देंगे, विधानमंडल को भेज देंगे। और अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसको कारण बताना होगा, ठीक है, बात क्लियर है? बच्चों अभी नहीं बात करेंगे, सिर्फ एक घंटा मुझे देंगे, एक घंटे के बाद में फिर मैं आपसे संवाद करूंगा। मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था शुरुआत में, अभी सिर्फ इतनी देर बात नहीं करेंगे, इतनी देर थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसको बोलेंगे एनसीएसटी। अब फटाफट से ईयर बोलो। एनसीएसटी शुरुआत में जब इकट्ठा था एनसीएससी के साथ में, तो वो ईयर कौन सा था और किस वर्ष में इसको अलग कर दिया गया? तो आप कहेंगे 1978 में इकट्ठे बनाए गए थे और 2004 में अलग अलग कर दिए गए। संवैधानिक प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आप बोलेंगे 338A में है, ठीक है, ये रहा इसका संवैधानिक प्रावधान। और 89वां संविधान संशोधन, ये मैं आपको बता चुका, 19 फरवरी 2004 को हुआ। अधिकार क्षेत्र किन के लिए है? जनजातियों के लिए, जो ट्राइब्स है, ठीक है, जो एसटी में आते हैं। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली। सदस्य देखिए वही हैं, और लेकिन इसमें क्या होगा, एक महिला होगी जो सदस्य होंगे। टोटल 5 सदस्य आप देख पा रहे हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति, कार्यकाल 3 वर्ष, प्रथम अध्यक्ष याद रखना हमेशा। कुंवर सिंह टेकप्राम, ये किस वर्ष के हैं? ये 2004 वाले हैं। 2008 में तो इकट्ठे थे, मैंने बताया ना, पासवान जी 1978 में जो, तो वो इकट्ठे थे।
2004 में बने थे आपका कुंवर सिंह टेकराम, वर्तमान अध्यक्ष अतर सिंह आर्य। ये वर्तमान की स्थिति याद रखनी है ना। कार्य जैसे उसका एससी के लिए था, तो इनका कार्य क्या हो गया, इनका कार्य हो गया आपका अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए इनका कार्य हो जाएगा, जनरल सी बात है। फिर आएगा हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। संवैधानिक प्रावधान, यह भी संवैधानिक निकाय है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करता है। कैसे वर्गों की, जो हमारा बैकवर्ड क्लास है, ठीक है। और किस रूप से बैकवर्ड है, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे एजुकेशनली हो, चाहे कल्चरली हो, तो किसी भी तरह से। और इसको स्थापित किया गया था 1993 में। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। वेरी गुड मिस्टर 360, आप सूर्य स्काई के फैन हो क्या, सूर्य कुमार यादव के। इसे संवैधानिक दर्जा जो मिला 102वें संविधान संशोधन से मिला। अब फटाफट से लिखिए, एससी और एसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, आंसर आना चाहिए आप सारे लोगों का। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा एनसीबीसी में 2 अनुच्छेद जोड़े गए। कितने आर्टिकल, 2 आर्टिकल जोड़े गए। पहला आर्टिकल तो 338 बी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया कि जो लोग आपका सोशली और एजुकेशनली पिछड़े हुए हैं, उनका कल्याण कैसे हो, ठीक है, ओबीसी वर्ग, पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। और दूसरा आर्टिकल था 342A। इसमें कहा गया कि भाई जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को, समझ रहे हैं आप, यहाँ किसकी बात है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतें और उनके कल्याण, क्या बोलेंगे, उनके कल्याणकारी कार्यों की जांच, कल्याणकारी आयो नहीं, कार्यों की जांच। और यहां पर क्या है, राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है कि वो उसको क्या कर सकते हैं, निर्दिष्ट कर सकते हैं, ठीक है। पावर टू प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई, तो इसको कौन स्पेसिफाई करेंगे कि भाई कौन पिछड़ा वर्ग है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है। किस आर्टिकल से अधिकार है राष्ट्रपति को, 342A से। अधिकार क्षेत्र सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली। टोटल सदस्य इसमें भी बताइए कितने हैं, तो माइंड में एक इमेज रखो, टोटल सदस्य कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल सदस्य यहां पर भी भैया 5 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 5 होंगे। अब तक हेडक्वार्टर सभी का नई दिल्ली है, अभी तक सब में सदस्य 5 है, और स्ट्रक्चर भी वही है, 1+1+3, 5 सदस्य। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है सबकी। कार्यकाल सभी का 3 वर्ष है अब तक, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष के बारे में ये हमको पता नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया है, ये आपकी रिसर्च का विषय रहेगा। वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो हंसाराज गंगाराम अहीर हैं, ये महत्वपूर्ण बात रहेगी वर्तमान में, ये आपके लिए छोड़ा गया है, ठीक है, ये रिसर्च करनी है आपको। नोट, अब तक मैं आपसे पूछूं, अब तक कितने आपका आयोग बने हैं, ओबीसी के लिए कितने आयोग बने हैं, बताएं फटाफट से। भैया मैं पहली बार लाइव क्लास में आया हूं, बाकी रिकॉर्डेड देखिए। लेकिन प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग था साथी, वो आपका बना था 29 जनवरी 1953। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में। और दूसरा बना था बीपी मंडल की अध्यक्षता में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला काका कालेलकर आयोग बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं आपका, मंडल कमीशन बोलते हैं, मंडल आयोग भी इसको बोलते हैं। कार्य ये किसके लिए काम करेगा, पिछड़े वर्ग के संबंधित शिकायतों की जांच करेगा। कैसी संस्था है, क्वासी जुडिशियल संस्था है, सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त, रिपोर्ट देंगे राष्ट्रपति को। कोई दिक्कत है भाई, कोई परेशानी है, जर्नल स्ट्रक्चर सोचिए, एक बार मेमोराइज करिए, स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करिए आंखें बंद करके, कि जो भी आयोग बनाया गया उसका संबंधित है, उससे संबंधित शिकायतों की जांच करना। रिपोर्ट सब राष्ट्रपति को जाएंगी। संरचना के लिए सदस्य 1+1+3, टोटल 5 सदस्य होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। और ओबीसी आयोग जो 338B में है, 1993 का है। 1978 में जो एससी और एसटी कमीशन एक साथ थे, 2004 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा उनको अलग अलग कर दिया गया, छोटी सी बात है। राष्ट्रीय महिला आयोग, तो अब मुझे बताओ, इसका कार्य आपको पता होना चाहिए कि भाई किससे संबंधित, तो महिलाओं के लिए कार्य करेगा। भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित एक्ट के द्वारा 31 जनवरी 1992 में गठित सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है, कैसा निकाय है, स्टेचुरी बॉडी है, क्योंकि इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है, अलग से इसके लिए एक्ट लेकर के आए। और जब अलग से एक्ट लेकर के आए तो कैसी बॉडी होगी, स्टेचुरी बॉडी होगी, ठीक है, सांविधिक हो गया, संवैधानिक नहीं है, कोई आर्टिकल इसके लिए नहीं है। या मैं आपसे पूछूं, बताओ फटाफट से, महिला आयोग को किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आपका क्या आंसर होगा, आप कहेंगे नहीं भैया हमें नहीं पता इस बारे में, ठीक है।
संरचना इसका क्या होगा, अब तक 3 का समान था, तो 1992 में इसकी स्थापना हुई। एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होंगे।